नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इंडियन मैप की क्लास के अंदर। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है इंडियन मैप की, तो आशा करता हूँ आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो उत्तराखंड उठाया है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें, इससे पहले कि हम बाकी स्टेट भी हमने इंडिया के उठाए और धीरे धीरे हम आगे स्टेट भी इंडिया के उठाते रहेंगे, और उसके बाद भी नहीं रुकेंगे, हम सीधा वर्ल्ड मैप भी करेंगे। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं सभी को हम वन बाय वन कवर करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड की अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड बेसिकली पहले यूपी ही था। ठीक है, लेकिन बाद में जब हमने बात करी कि 9 नवंबर सन 2000 को यूपी के दो टुकड़े कर दिए गए, जिसमें से एक टुकड़ा जो था वो उत्तराखंड था। तो उत्तराखंड का अगर जन्म की बात करी जाए तो वो कौन सा है? 9 नवंबर सन 2000। तो उत्तराखंड बना 9 नवंबर सन 2000 को। पहले इसका जो नाम था वो उत्तरांचल के नाम से मशहूर था, लेकिन बाद में ये कि उत्तराखंड के नाम से इसका जो है उत्तराखंड नाम रख दिया गया। देखिए, देहरादून की अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड को ना बेसिकली दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेसिकली मतलब ये ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल अलग माना गया है, लेकिन क्या होता है कि काम को आसान करने के लिए, ऑफिस वर्क को अच्छे से करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इधर का पार्ट आप देखिए, इधर का पार्ट आपको मिलेगा, ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है गढ़वाल, और जो नीचे वाला पार्ट है वो है कुमाऊं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट है गढ़वाल, नीचे वाला कुमाऊं। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। पॉइंट डालकर एक अपने नोट्स के अंदर लिखते चले जाइए इन चीज़ों को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून की अगर बात करी जाए तो देहरादून के अंदर इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून के अंदर है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वो भी देहरादून के अंदर है। मानचित्र सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून के अंदर। मानचित्र सर्वेक्षण केंद्र का मतलब यहाँ पर क्या है कि मानचित्र से जुड़ी हुई जितने भी काम होंगे, रिसर्च जितने भी होंगे, सब कुछ कहाँ होंगे? देहरादून के अंदर। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको हरिद्वार। हरिद्वार एक पर्यटन स्थल है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार के अंदर लगता है। इधर मिलेगा आपको रुड़की। रुड़की में क्या है? आईआईटी है, और साथ ही साथ भवन अनुसंधान केंद्र है। भवन अनुसंधान केंद्र से मतलब कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको कौन से रूल और रेगुलेशंस आपको यूज़ करने हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट जो है वो ज़्यादा है तो उसके मुकाबले आपके पिलर्स जो होंगे वो कितने होने चाहिए, वहाँ पर जो आपकी स्टील लगेगा वो कितना होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में जो एक बाउंडेशन रखी जाती है, जो एक रूल बनाए जाते हैं, वो उसके बारे में जो डिस्कस होता है वो कहाँ पर होता है? रुड़की के भवन अनुसंधान केंद्र के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऋषिकेश दिखाई देगा। ऋषिकेश के अंदर लक्ष्मण झूला है। दवाइयों के कारखाने कहाँ पर है? ऋषिकेश के अंदर है। जड़ी बूटियाँ जो ज़्यादातर मिलती है वो कहाँ पर मिलती हैं? ऋषिकेश के अंदर ही मिलती हैं। इधर आपको नई टिहरी दिखाई देगा। इसका नाम नई टिहरी पड़ गया है। बेसिकली देखिए, आपको लगेगा कि नई टिहरी क्या, एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके से दिल्ली और न्यू दिल्ली, जब आप दोनों को देखते हो, दिल्ली को और नई दिल्ली को, तो दोनों अलग अलग बसे हुए हैं। ठीक है, एक दिल्ली एक नई दिल्ली। लेकिन न्यू टिहरी जो है, इसका नाम खाली टिहरी भी रख सकते थे, लेकिन न्यू टिहरी क्यों रखा? बेसिकली क्या है कि पहले एक टिहरी का नाम का एक शहर होता था, और उसी को जो है बाद में न्यू टिहरी वाली जगह पर बसा दिया गया। टिहरी से उठाकर न्यू टिहरी पर बसा दिया गया। कारण क्या था कि टिहरी जो था उसके, ये अगर ये टिहरी है तो इसके दोनों तरफ पहाड़ थे, और पहाड़ के बीच में यहाँ पर से नदी निकल के जाती थी भागीरथी। तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या देखा कि भी अगर हमें दोनों तरफ से पहाड़ मिल रहे हैं तो पानी को रोकने के लिए पहाड़ से बढ़िया नेचुरल चीज़ क्या हो सकती है? अगर हम खुद का कोई डैम बनाएं, खुद का कोई बांध बनाएं, तो मैं इन यहाँ पर पानी रोकने के लिए अपने अलग से एक सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, अलग से पैसा भी लगेगा उसके अंदर। लेकिन ये तो बहुत ही, क्योंकि बहुत ही कम जगह थी जिसमें से वो नदी बहकर जा रही थी, तो काफ़ी कम जगह पर हमें वो काम करना पड़ा परियोजना लगाने के लिए। ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ परियोजना लगाते तो ऊपर से जो पीछे से जो भागीरथी नदी आ रही है वो, उसका पानी सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में जो जो टिहरी का जो शहर था वो तो डूब जाता। ऐसी कंडीशन में हमने क्या करा कि टिहरी में जो बसे हुए लोग थे, जो पूरा बसा हुआ जो शहर था, उसको हमने कहाँ करा? न्यू टिहरी में अलग जगह पर बसा दिया। ठीक है दोस्तों, तो वापस चलते हैं यहाँ पर। देखिए, न्यू टिहरी के बारे में हमने बात कर ली।
न्यू टिहरी जो बांध मैंने बताया अभी, वहाँ पर उस टिहरी पर जो बांध बना हुआ है, नदी मतलब न्यू टिहरी जो टिहरी था पुराने वाला, भागीरथी नदी पर जो बांध बनाया हुआ है वो कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध। भागीरथी पर एक बांध और बना हुआ है जो कि पोटेश्वर बांध है। ठीक है दोस्तों, इधर मिलेगा आपको मसूरी, इधर देखिए ध्यान से, इधर ही मिलेगा मसूरी। ये भी पर्यटन स्थल है, काफ़ी ठंडा रहता है, गर्मी के मौसम में घूमने का आपको कभी मौका मिले तो बिल्कुल घूम कर आना, काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इधर आपको नैनीताल भी मिलेगा। नैनीताल भी जो है ये भी एक पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह रहता है। ठीक है ना। साथ ही साथ अब इधर देखिए कि अगर नैनीताल की बात करी जाए तो नैनीताल के अंदर सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल के नाम से भी काफ़ी मशहूर है नैनीताल, क्योंकि उसके अंदर सैनिक स्कूल है। देखिए इधर मिलेगा आपको रानीखेत। रानीखेत के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में खोला गया था और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, देखिए इधर आपको दिखेगी रामगंगा, आप ब्लू कलर की दिख रही होगी आपको, ये रामगंगा है और ये कॉर्बेट। तो रामगंगा एक नदी है जो कि कॉर्बेट से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, हमने बात करी थी कि जो रानीखेत है वहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रानीखेत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है ना, ये तो आपको दिख रहा है ये कॉर्बेट, ये पूरा जिम का जो रानीखेत है इधर से पूरा ये कवर करता है। तो यहाँ पे जो कॉर्बेट है यहाँ से रानीगंगा जो रामगंगा है वो नदी बहकर जाती है। इधर देखिए, इधर मिलेगा आपको गोपेश्वर। गोपेश्वर में चमोली के नाम से भी मशहूर है गोपेश्वर। जब चमोली का नाम आएगा तो आपको याद आ जाना चाहिए कि भाई गोपेश्वर की बात हो रही है। चमोली क्यों खासियत है इसकी, चमोली क्यों खास है? यहाँ पर फूलों की घाटी है, इसको फूलों की घाटी का अगर नाम लिया जाए तो उसको चमोली का नाम भी बोल सकते हो आप। यहीं से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, कहाँ से? चमोली से। ठीक है दोस्तों, और ये जो चिपको आंदोलन है ये शुरू किया गया था सुंदरलाल जी के द्वारा। चिपको आंदोलन क्यों हुआ था? कि पेड़ों की कटाई होती थी, तो जो वहाँ के जो लोग थे वो पेड़ों से चिपट के जो उनसे चिपक जाते थे, तो उससे क्या हुआ चिपको आंदोलन। कि भी क्या कहते थे भाई कि भाई अगर हम पेड़ों को काटोगे तो हम पेड़ों के चिपके हुए हैं, अगर काटना है तो हमें भी साथ काटिए। तो जिस वजह से काफ़ी बड़े लेवल पर यह आंदोलन था और काफ़ी मशहूर भी हुआ। इसके अलावा कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं, उसको मैं समझाऊंगा। देखिए कौन कौन से, यमुनोत्री, गंगोत्री, इधर केदारनाथ, इधर ये बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, और इधर ये आपका कर्णप्रयाग, इधर ये रुद्रप्रयाग, इधर ये आपका देवप्रयाग। ठीक है, इन पर अंडरलाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो आपको क्या और कौन क्या क्या मिलेगा। इधर आपको पिंडारी नदी मिलेगी, इधर ये अलकनंदा मिलेगी, इधर ये भागीरथी नदी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब इनका कनेक्शन क्या है उसको मैं समझाता हूँ आपको। देखिए क्या है कि बद्रीनाथ से अगर हम बात करें कि बद्रीनाथ में एक जगह है जिसका नाम है संतोपद हिमानी। हिमानी वो एक पर्वत होता है या ऊंची कोई ऐसी जगह जहाँ पर हवा ठंडी होने की वजह से बर्फ़ के रूप में जम जाए और जब उसको थोड़ी बहुत गर्मी मिले तो पानी की तरह बहकर चल पड़े वहाँ से। तो हिमानी जितनी भी होती हैं वहाँ से कोई ना कोई नदी निकल कर जा रही होती है। कहीं पर भी अगर हम बात करते हैं हिमानी की तो वहाँ से कोई ना कोई नदी निकल कर जाएगी। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में ग्लेशियर वगैरह भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ पर कौन सी जो हिमानी है वो कौन सी है? संतोपत हिमानी। यहाँ से दो नदी निकलेंगी, एक नदी निकलेगी दोस्तों धौलीगंगा और दूसरी निकलेगी विष्णुगंगा। ये वाली विष्णुगंगा है, विष्णुगंगा। ठीक है दोस्तों, ये धौलीगंगा और विष्णुगंगा आगे जाकर एक जगह पर मिल जाती हैं, दोबारा से एक जगह पर जाके मिल जाती हैं, और जिस जगह पर जाके मिलती हैं उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है दोस्तों? विष्णु प्रयाग। देखिए प्रयाग से आपको पता चलना चाहिए कि जब भी प्रयाग का नाम लिया जाएगा कहीं पर भी तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई दो नदियाँ आपस में आके मिल रही हैं, जैसे प्रयागराज। ठीक है, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग। अब देखते हैं हम कैसे, हम यहाँ पर विष्णु प्रयाग तक आ चुके हैं। इससे ऊपर हमने जो है बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी की बात कर ली है। धौलीगंगा और विष्णुगंगा दोनों आकर कहाँ पर मिल रही है? यहाँ पर। हमने नई स्लाइड ले ली है ताकि क्योंकि जगह कम है फ़ोन के अंदर, आप अपने नोट्स में एक प्रॉपर तरीके से चीज़ को बनाइए। तो यहाँ पर हम विष्णु प्रयाग तक पहुँच गए हैं। विष्णु प्रयाग से नदी आगे निकलेगी और वो जो आगे नदी निकल रही है वो नदी है अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो मिलकर बनी है कौन कौन सी नदी से? धौलीगंगा और विष्णुगंगा। जब दो नदियाँ मिली
तो अब दोनों की गहराई सेम है, और दोनों की गहराई सेम होने की वजह से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी नदी को आगे नाम दिया जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब दो नदियों का संगम होता है तो दोनों नदियों में जो गहरी नदी होती है उस गहरी नदी का ही नाम आगे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन धौलीगंगा और विष्णुगंगा के बारे में जब देखा जाता है तो दोनों की जो नदियाँ हैं उनकी गहराई लगभग सेम है, और जब ऐसा हो जाए कि दोनों दो नदियों की गहराई सेम हो जाए तो जहाँ पर भी उनका संगम होगा उससे आगे उस नदी को एक नया नाम दे दिया जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर दो नदियाँ जो आकर मिली हैं वो कौन सी, धौलीगंगा और विष्णुगंगा, विष्णु प्रयाग पर आकर मिल गई। विष्णु प्रयाग पर हमने देखा कि धौलीगंगा और विष्णुगंगा की गहराई सेम है, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको आगे नाम चेंज कर दिया। आगे नाम चेंज हो गया अलकनंदा। तो अलकनंदा अगर पूछा जाए कि कहाँ से शुरू होती है तो अलकनंदा विष्णु प्रयाग से शुरू होती है। फिर अलकनंदा में ही एक आगे जाकर एक नदी मिलेगी आपको यहाँ पर, ये पिंडार नदी आकर मिल जाएगी। पिंडार कहाँ पर मिल जाएगी पिंडार, ये जो जहाँ पर मिलेगी वो उस जगह का नाम होगा कर्णप्रयाग। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, लिख देते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है ना दोस्तों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग पर अलकनंदा ऊपर से आ रही है और इधर से पिंडार आकर मिल गई। अब हमने कंपेयर करके देखा कि अलकनंदा और पिंडार में गहरी कौन है, तो कौन सी गहरी है, अलकनंदा गहरी है, तो आगे ये अलकनंदा के नाम से ही चलेगी। फिर यहाँ पर एक नदी आकर मिलेगी इधर से, इधर से जो नदी आकर मिली वो नदी जो है, जो इधर से नदी आकर मिल रही है आपकी, उस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। अब जब वो यहाँ पर अलकनंदा से मंदाकिनी यहाँ पर आकर मिली तो जहाँ पर वो आके मिली है मंदाकिनी उसका नाम है रुद्रप्रयाग। अब हमने फिर से दोबारा चेक किया कि अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों यहाँ पर आकर मिली तो दोनों में गहरी कौन सी है, अलकनंदा गहरी है, तो आगे भी अलकनंदा के नाम से चलती रहेगी। फिर आगे एक जगह फिर दोबारा एक ऐसी आएगी कि फिर एक नदी आकर मिलेगी जिस नदी का नाम होगा भागीरथी। भागीरथी नदी, ठीक है दोस्तों। अब हमने चेक किया कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों में गहरी कौन सी है, और ये जो जगह है ना जिस जगह ये आके मिली है वो देवप्रयाग है। प्रयाग का मतलब दोस्तों जहाँ दो नदियों का संगम हो। तो भागीरथी और अलकनंदा के बीच में जब कंपेयर करके देखा तो दोनों में गहरी कौन सी है, तो कोई आइडिया नहीं लगा। क्यों नहीं लग पाया, क्योंकि दोनों नदियों की जो गहराई है वो लगभग सेम है। तो जिस वजह से जब दो नदियां आपस में मिली, जैसे हमने ऊपर की बात करी कि धौलीगंगा और विष्णुगंगा को जब मिली तो संगम पे हमने देखा कि दोनों की गहराई लगभग सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम नया नाम दे देते हैं जो नई नदी बनी दोनों के मिलने की वजह से। तो यहाँ पर जब दोनों नदियाँ मिली, दोनों की नदी के मिलने की वजह से जो नई नदी तैयार हुई, वो जो नदी बनी वो गंगा नदी बनी, ठीक है। इससे आगे अब गंगा नदी बन चुकी है। आगे गंगा नदी का पूरा तंत्र कैसे चलेगा वो हम जब यूपी करवाएंगे उसके अंदर इंक्लूड करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन बेसिकली हम देखा जाए तो हम लास्ट में एक पूरा रिवर का पूरा सिस्टम जो है उसके लिए पर्टिकुलर अलग से लेक्चर भी ले लेंगे, उसके अंदर पूरा रिवर सिस्टम दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि अब स्टेट वाइज चल रहे हैं हम, तो हमने देख लिया कि भाई जो उत्तराखंड है उसके अंदर कहाँ तक ये नदियाँ फैली हुई हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ दर्रे भी हैं उत्तराखंड के अंदर, तो उन दर्रों को देख लेते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं वो। देखिए इधर आपको इधर एक दर्रा मिलेगा, एक दर्रा इधर मिलेगा आपको, एक दर्रा इधर मिलेगा और एक दर्रा इधर मिलेगा। पहले आप ये चार दर्रे का निशान लगा लीजिए कि चार दर्रे कहाँ कहाँ पर हैं। इनको नाम देते हैं हम दोस्तों, ये है लेप लेक दर्रा, ये वाला जो दर्रा है ये लेप लेक दर्रा है, लिख लीजिए लेप लेक दर्रा। ये दर्रा है धर्मपुत्र वाला धर्मा दर्रा। ये है नीति दर्रा, ठीक है दोस्तों, नीति दर्रा। और ये है माना दर्रा। कौन सा है, माना। ये माना दर्रा, ये नीति, और ये जो है ये वाला है धर्मा, और ये है लेपु लेक, ठीक है दोस्तों। चार दर्रे हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे दर्रे का नाम बताइए जो 3 देशों को टच करता हो। ऐसे दर्रे का नाम बताइए जो 3 देशों को टच करता हो। तो आप देखिए इन चारों में इस दर्रे को जब हम देखते हैं तो इसके इस तरफ तो इंडिया है, इस तरफ नेपाल है, इस तरफ चीन है। तो लेपु लेक जो दर्रा है, लेपु लेक दर्रा, ये ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर ये 3 देशों को टच करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर उत्तराखंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट जगह थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं।
मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जो मैं हर लेक्चर के अंदर बोलता हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रहते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज बाकी अगर आप स्टेट के बारे में जितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट जगह मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के होने के कारण आपको अपने उत्तराखंड के प्रॉपर पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। आपने इस पूरे लेक्चर के अंदर एक चीज़ें नोटिस भी करी होंगी कि जो उत्तराखंड है वो काफ़ी छोटा है, इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी जगहों के नाम मैंने बता दिए। कारण ये है कि उत्तराखंड ना एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ही पर्यटन स्थल है, और लगभग जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी भगवान हैं लगभग सारे यहीं पर हैं। तीर्थ स्थल यहीं पर है आपके भगवानों के लिए। जब कोई घूमने जाता है तो जैसे भी केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री यहाँ पर है, यमुनोत्री यहाँ पर है, ठीक है। ये सारे जो रुद्रप्रयाग हैं, कर्णप्रयाग हैं, ये मैक्सिमम आपके उत्तराखंड में ही मिल जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक पर्यटन स्थल होने की वजह से यहाँ पर मतलब आप जब कभी भी जाओगे तो जो पर्यटक होते हैं वो मैक्सिमम उत्तराखंड में घूमते ही जाते रहते हैं, कुछ धर्म के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए, कुछ घूमने के लिए, कुछ पहाड़ों पर जाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि मंसूरी जाना है, नैनीताल जाना है, तो काफ़ी बड़ा एक जो पर्यटन है वो उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे भी जो मानसून का जो मौसम आता है तो उत्तराखंड के अंदर जो है तूफान वगैरह आते रहते हैं, बादल वगैरह फट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी चीज़ है वहाँ पर, कुछ चीज़ अच्छी है तो कुछ बुरी भी है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैंने आज करवाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और मॉडिफिकेशन करनी चाहिए अपने टीचिंग स्टाइल के अंदर तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप और क्या चाहते हैं मॉडिफिकेशन के अंदर। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे फिर, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।